नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास क्या है, 4 लेवल लेज़र रेट इक्वेशंस है। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, हमने प्रीवियस क्लास में 3 लेवल लेज़र रेट इक्वेशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो हम एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम रेट इक्वेशंस निकालते हैं और फिर उसको सोल्व करते हैं। और क्या निकालते हैं, सोल्व कर हम थ्रेशोल्ड पंपिंग पावर निकालते हैं। थ्रेशोल्ड पंपिंग पावर हम निकालते हैं ताकि हमें पता चल सके हमें कितना मिनिमम पावर देना चाहिए फॉर लेजिंग एक्शन टू बिगिन। समझ में आई बात, ठीक है। तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, देखो आप इस टॉपिक को पढ़ना है ना, तो आपको बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को सुनना होगा, नहीं तो इसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे। और किसी भी बुक में ना ये आपको प्रॉपर तरीके से मिलने वाला नहीं है। ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं नोट्स बना के मैं बता रहा हूँ आपको, ये कहीं भी किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो वीडियो को आपको क्या करना है, पॉज करना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करके नोट्स को लिखिए, फिर उसको समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। 1-2 बार आप देखोगे तो चीज़ें स्मूथली वर्क करेंगी। अब ध्यान से देखो, जो 3 लेवल लेज़र सिस्टम जब हमने पढ़ा था तो हम जानते हैं कि लोअर लेज़र क्या था, ग्राउंड लेवल था। और हमें कम से कम ना 50% एटम चाहिए, सिर्फ 50% एटम से ज़्यादा ग्राउंड लेवल से हमको हायर लेवल में पहुंचाने होते हैं ताकि हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो सके। हो सकता है ये बात आपको समझ में ना आए हो, लेकिन मैंने पहले भी इस बात को कई बार बताया। जैसे आप ध्यान से देखिए, ये मेरे पास क्या है, 3 लेवल लेज़र सिस्टम है, ठीक है। तो 3 लेवल लेज़र सिस्टम में लीजिंग एक्शन किसके बीच में होता है, लीजिंग एक्शन E2 और E1 के बीच में होता है, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये तो मेरे पास क्या है, ग्राउंड लेवल ही तो है, ठीक है। अच्छा, तो ग्राउंड लेवल में ही हमारे पास क्या होते हैं, मोर एटम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन इन्वर्जन कब अचीव होगा, जब N2 मेरे पास ज़्यादा होगा किससे, N1 से। यानी ग्राउंड लेवल जो लेज़र एक्शन होता है इन दोनों के बीच में तो होता है। तो ग्राउंड लेवल लेज़र लेवल से ना इस लेवल में हमारे पास ज़्यादा एटम होने चाहिए, तभी हमारे पास क्या होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा, लीजिंग एक्शन होगा। तो देखो ग्राउंड लेवल से ज़्यादा पॉपुलेशन करना तो कभी होगा, जब 50% से ज़्यादा आइटम यहाँ पहुँचेंगे, किससे, 50% से ज़्यादा आइटम यहाँ होने चाहिए, तभी तो ग्राउंड लेवल से ज़्यादा होगा। तो उसके लिए ना बहुत ज़्यादा पंपिंग पावर की आवश्यकता होती है। तो 3 लेवल लेज़र इतना फिजिबल नहीं होता, इसीलिए ना 4 लेवल लेज़र सिस्टम को हम अपनाते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। ये धीरे धीरे चीज़ें और कवर हो जाएगी जब हम 4 लेवल सिस्टम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे ओवरकम करते हैं, एक दूसरा एटॉमिक सिस्टम कहने का बात है उसका, हम 4 लेवल लेज़र सिस्टम की बात करते हैं। तो दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय यूजिंग अनदर लेवल ऑफ एटॉमिक सिस्टम हैविंग द लोअर लेज़र लेवल एज एन एक्साइटेड लेवल। अब इसमें ना जो लोअर लेवल होता है एक एक्साइटेड लेवल होता है, ठीक है ना, ग्राउंड लेवल नहीं होता। जैसे 3 लेवल लेज़र सिस्टम में ये क्या ग्राउंड लेवल है, ठीक है। समझ में आई बात। तो जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो 4 लेवल लेज़र सिस्टम में आप ध्यान से देखो, तो 4 लेवल लेज़र सिस्टम को देखो, ये रहा। तो लेजिंग एक्शन किसके बीच में हुआ है, लेजिंग एक्शन जो हुआ है किसके किसके बीच में हुआ है, N3 और N2 के बीच में हुआ। तो जो लोअर लेवल है, ग्राउंड लेवल तो नहीं है, एक एक्साइटेड लेवल लिखती है, फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, सेकंड एक्साइटेड लेवल, थर्ड एक्साइटेड लेवल। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो ये इस प्रॉब्लम को हम कैसे अचीव करते हैं कि 50% से ज़्यादा ना हो, कम में ही हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो जाए, तो हम 4 लेवल लेज़र सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें किसी को यदि समझ में नहीं आई है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो घबराने की बात नहीं है। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर में आपको चीज़ें स्मूथली समझ में आने लगेगी, ठीक है ना, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स। तो हम जानते हैं एक 4 लेवल लेज़र सिस्टम में क्या होता है। देखो पंप लिफ्ट करता है एटम को लेवल E1 से। देखो E1 लेवल से पंपिंग से कितना एनर्जी दिया हमने, hμp। तो कहाँ, E4 लेवल में पंप किया, ठीक है। फिर वहाँ से रैपिडली डीके होता है, ये फास्ट नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है। कहाँ से, E4 से E3 में। तो देखो ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि रेडिएटिव होगा यानी एनर्जी निकलेगी, तो लेजिंग एक्शन तो यही हो जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। तो जो हमें चाहिए वो अचीव ही नहीं होगा। तो लेजिंग एक्शन का मतलब ही क्या होगा, तो ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होना चाहिए। एटम यहाँ से यहाँ जब आएगा ना, वो अपना एनर्जी जो है ना लेज़र की फॉर्म में नहीं देगा, वो अपना एनर्जी लूज कर देगा, कोलिजन के टर्म्स में किसी दूसरे एटम को प्रोवाइड कर देगा। समझ में आया, ठीक है ना। फोटोन की फॉर्म में एनर्जी वो रिलीज नहीं करेगा। तो जब उसका एनर्जी दूसरी फॉर्म में कम हो गया, तो मान लो E4 था पहले, अभी E3 कम हो गया, तो वो इस लेवल में आ जाएगा। समझ में आया, लेकिन रेडिएटिव नहीं होगा, नॉन रेडिएटिव होगा। समझ में आया। ऐसा नहीं है कि रेडिएटिव ट्रांजिशन नहीं होते हैं वो, लेकिन मिनिमम हम उसको कंसीडर करते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, समझ में आया। तो लेज़र एक्शन हमारा N3 और किसके बीच में होता है, N2 के बीच में होता है।
अब आपको एक और मैं बात बता दूं, मैं 4 लेवल लेजर सिस्टम का जो थ्योरी है ना बेसिकली ऑलरेडी पहले कवर करा चुका हूँ। ये मैं रेट इक्वेशन समझा रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। तो लेजर एक्शन किसके बीच में, N3 और N2 के बीच में होना होगा। और कब लेजिंग एक्शन होगा, जब N3 मेरा ज़्यादा ही होना चाहिए, किससे, N2 से ज़्यादा होना चाहिए। समझ में आई बात, ठीक है। ठीक है, अब देखना एक बात ध्यान से समझो, मान लो मेरे पास यहाँ कितना एटम है, 10 एटम है। कितने एटम है, 10 एटम है, ठीक है। अब वो जब वो 10 एटम में से मान लो 2 एटम कहाँ चले, 3 एटम ले लो, चलो 3 एटम कहाँ चले गए, N4 में एक्साइट करा दी मैंने, पंपिंग करा दी, कितना एनर्जी दिया, h म्यू एनर्जी दिया, तो यहाँ से कहाँ पहुँच गए सीधा इतना। तो एनर्जी एक्चुअली में कितना दिया, E4 E1 है ना, इतना एनर्जी मैं दूंगा। तो इसके एटम्स क्या करेंगे, गेन करेंगे एनर्जी, E4 लेवल में पहुंचे और रैपिडली कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे। तो मान लो मेरे पास यहाँ पे 2 ही एटम आ गए, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है ना, अभी कोई एटम नहीं है ना, समझ में। तो देखो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट होगा, मुझे मोर देन 50 करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मोर देन 50 को E4 में ज़्यादा है ना E2 से, बेशक 2 3 और 4 और कुछ कमी तो है, लेकिन क्या बन गया, देखो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो गया। यदि ये लेवल नहीं होता तो ऑब्वियसली बात है, ये 2 लेवल लेते हम, ये और इसमें तो एटम ज़्यादा ही होते, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट नहीं होता। तो ये लेवल इंट्रोड्यूस जब करते हैं, यानी हम 4 लेवल लेजर सिस्टम जब इस्तेमाल करते हैं जिसमें 4 एनर्जी लेवल होते हैं, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन आसानी से क्रिएट हो जाता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब हम अपने मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में भी देखो मैं काफ़ी स्मूथली आपको चीज़ें बताई हैं, और फिर से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बस आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो आप एक तो स्टिमुलेटेड ध्यान रखो, स्टिमुलेटेड प्रोसेस यानी स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन और स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन, ठीक है ना। इस स्टिमुलेटेड में हम आने वाले एटम देखेंगे इस लेवल से, फिर जाने वाले। स्पॉन्टेनियस में आने वाले और जाने वाले। स्टिमुलेटेड को हम W से लिखेंगे और स्पॉन्टेनियस को हम T से लिखेंगे। ये जो कंसेप्ट मैंने अभी बताया, बस इसको दिमाग में बैठा लो और कुछ नहीं है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखो जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो N हो गए पहले लेवल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, N1 N2 N3 N4, तो सम कर देंगे तो टोटल आ गया मेरे पास। समझ में आया। मैं बात करूं यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ N4, यानी इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एटम आएंगे भी इस लेवल पर और एटम जाएंगे भी। समझ में आई बात। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ N4 होगा dN4 dt। तो अब देखो मैं स्टिमुलेटेड केस लूँ, तो हमने स्टिमुलेट किया, कितनी एनर्जी दी, h म्यू पी एनर्जी दी है। तो वो N1 एटम लेके उठा के कहाँ जाएगी, N1 में, वो N4 में। तो देखो WP N1, समझ में आई बात। और उतना ही एनर्जी से ना, क्योंकि हम दे कितने रहे हैं, हम h म्यू एनर्जी दे रहे हैं ना, तो जो एनर्जी हमने प्रोवाइड की है, हो सकता है वो यहाँ पर कोई एटम हो उसको स्टिमुलेट कर दे और वो अपना क्या करे, E4 से कहाँ जाए, E1 में आ जाए। समझ में आई बात। तो वो N4 एटम को घटा देगी, तो ये माइनस के WP N4। समझ में आई बात, ठीक है। अब ये तो हमने स्टिमुलेटेड केस ले लिया। यदि मैं स्पॉन्टेनियस की बात करूँ, तो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन मेरा N4 से किस में हो गया, N3 में लिया, और सारे जितने भी स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन थे हम उनको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट, क्योंकि लीजिंग एक्शन हमें कराना है। तो हमें N4 से एटम N3 में आने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ एटम आएंगे, यहाँ एटम एक्यूमुलेट होंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा समय के लिए यहाँ एटम रहेंगे, क्योंकि ये क्या है, मेटास्टेबल स्टेट है मेरे पास, ठीक है ना, मेटास्टेबल स्टेट है। क्योंकि यहाँ यदि नहीं आएंगे तो लीजिंग एक्शन होगा ही नहीं। तो फिर N4 से ना हम N1 में या N4 से N2 में उनको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से ना देखो, वी हैव नेग्लेक्टेड स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन 4 से 2 में नेग्लेक्ट कर दिया, और 4 से 1 में स्पॉन्टेनियस हमने नेग्लेक्ट कर दिया। स्टिमुलेटेड हमने कंसीडर किया है 4 से 1 में, ठीक है ना, क्योंकि हम स्टिमुलेट कर, जो हम एनर्जी बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, h म्यू पी, वो इन दोनों के एनर्जी गैप जितनी तो एनर्जी है, और वो यहाँ पे एटम को क्या कर देगी, स्टिमुलेट कर देगी। समझ में आई बात। हमने स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन लिया है, जो क्या है, माइनस करेगा कितने, N4 एटम। तो देखो N4 एटम माइनस किया ना, तो यानी T43N4। समझ में आई बात। और इसी में स्पॉन्टेनियस रेडिएटिव ट्रांजिशन भी है और नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन भी है। अब इसमें क्या है, जो मेरे पास रेडिएटिव ट्रांजिशन होगा, ठीक है ना, वो कम ही होना चाहिए, किससे, नॉन रेडिएटिव से, क्योंकि यदि रेडिएट हो जाएगी एनर्जी यहीं, तो फिर लीजिंग एक्शन डजेंट मेक एनी सेंस। समझ में आई बात। यहाँ पे नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एटम और दूसरे फॉर्म में अपनी एनर्जी लूज करेगा, रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी लूज नहीं करेगा। तो N4 से N3 में जब आएगा तो ये केस बनेगा। समझ में आए, ध्यान रखना इस बात का। आगे चलते हैं। यदि मैं बात करूं रेट ऑफ चेंज ऑफ N3 की, अब देखो
N3 में क्या होगा, N3 मेरे पास है तो फिर से हम स्टिमुलेटेड केस लेंगे। तो देखो स्टिमुलेटेड केस हम लेंगे तो स्टिमुलेटेड N2 से N2 एटम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, N3 में जा सकते हैं। समझ में आई बात, क्योंकि HMO एनर्जी रिलीज हुई है ना, ये एनर्जी रिलीज होगी तो ये एनर्जी जो रिलीज हुई है ना, यही एनर्जी दूसरे एटम में जो E2 एनर्जी होगा ना, इतने गैप की तो एनर्जी है ये, यदि यहाँ कोई एटम होगा तो उसको स्टिमुलेट करके यहाँ भेज देगा। समझ में आया बात मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसी तरीके से स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन यानी W1 स्टिमुलेटेड केस लिया 2 से 3 के बीच में, तो N1 एटम कितना N2 एटम लेके जाएगी, N2 एटम लेके जाएगी किसमें, N3 में। हम N3 के लिए केस सोल्व करें, समझ में आया। अच्छा, और फिर वही एनर्जी स्टिमुलेट कर सकती है क्योंकि एनर्जी इन दोनों के बीच का गैप कितना है, Hν1 है ना, ये एनर्जी जो है ना किसी और एटम के एनर्जी लेवल E2 E3 को स्टिमुलेट कर सकती है, ठीक है। तो N3 को घटा देगी यानी W1 N3। समझ में आई बात। तो स्टिमुलेटेड केस हमने ले लिया। यदि मैं बात करूं स्पॉन्टेनियस की, तो देखो स्पॉन्टेनियस केस में क्या होगा, तो 4 से 3 में जो आया था, 4 से 3 में कितने एटम लेके, N4 एटम लेके, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वो N3 में एटम बढ़ाएगा। माइनस करेंगे 3 से 2 में आएगा स्पॉन्टेनियस, 3 से 2 में, तो N3 एटम को घटा देगा, N3 एटम को घटा देगा। समझ में आया बात। तो देखो ये W1 यहाँ कॉमन ले लिया, ये मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ इक्वेशन आ गई, ठीक है। एक बात मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, इन इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे ना, ठीक है ना, चलो ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा ताकि कोई चीज़ें कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो W1 क्या स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन है बिटवीन लेवल 3 एंड 2, ठीक है ना, ये यहाँ पे 3 आएगा, तो बिटवीन 3 एंड 2, 3 और 2 के बीच में है। और ये क्या है, 3 और 2 के बीच में रेडिएटिव ट्रांजिशन और नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में ना 3-2 रेडिएटिव ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन से। समझ में आए, तभी तो लेजिंग एक्शन होगा, रेडिएटिव ही होना चाहिए, ठीक है। समझ में आए बात। और जो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन है वो मैंने जैसे आपको बताया हमने ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर दिया, जो जो कंसीडर किया है वो हमने ले लिए। इसी तरीके से यदि मैं बात करूं DN2 की, ठीक है। अब देखो N2 में एनर्जी में कहाँ से आ रहा है, यदि आप ध्यान से देखो N3 से स्टिमुलेट होकर N2 में जो आया था, N2 में आया था, तो DN2 की यदि मैं बात करूं तो इसको हम देखो इस चीज़ को हमें इसको ऐसे समझना है गौर से, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। W1 से किस में लेकर आएगा, N3 में, तो वो स्टिमुलेट करके लेकर आएगा ना, क्या करके लेकर आएगा, स्टिमुलेट करके लेकर आएगा, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ ताकि चीज़ें आसान हो आपके लिए। तो देखो इसमें मैं N2 की बात कर रहा हूँ, तो W1 से मतलब स्टिमुलेट करके लाया, N3 लेकर आया तो पॉजिटिव होगा। समझ में आई बात। अब N3 से लेके गया था N2 में, तो घटाना पड़ेगा ना, तो N2 एटम गए थे ना यहाँ से स्टिमुलेट होके, तो W1 N2 आ गया। तो आप देखो माइनस W1 N2 और ये माइनस माइनस प्लस W1 N3, ये वही चीज़ है। अब यहाँ से हम और क्या, कहाँ हमारे पास वो जाएगा, 3 से 2 में आया था तो वो 2 वाले को बढ़ा किया था स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन, T32 है ना, यानी N3 एटम। जब 3 से 2 में आएगा तो पॉजिटिव होगा, नहीं होगा। अब माइनस घटेगा कब, जब N2 से कहाँ जाएगा, N2 से स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन N2 से मेरे पास E1 में आएगा, ठीक है, यानी माइनस के 2 से 1 में जब जाएगा तो N2 एटम घट जाएंगे, तो ये माइनस के आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया पूरी इक्वेशन। समझ में आया। तो एक लेवल पर जो जो एटम आ रहे हैं, जो जो जा रहे हैं, हमने सारे कंसीडर कर लिए। बात करें यदि हम किसका, फर्स्ट लेवल का, ठीक है ना। तो फर्स्ट लेवल पर देखो, अब यहाँ से ऊपर की तरफ गया था तो N1 लेवल से घट गया ना वो वैल्यू, तो माइनस के WP N1 घट गया। ऊपर से N1 पर आया था तो पॉजिटिव होगा, तो WP N4 एटम पॉजिटिव हो गया। समझ में आया। स्टिमुलेटेड केस ले लिया। अब स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन की यदि हम बात करें तो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन देखो, और हम सारे सबसे नज़दीक वाला N2 लेवल ही है, यहीं से हम कंसीडर करेंगे। लीजिंग एक्शन होने के बाद स्पॉन्टेनियस रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है, यहाँ से यहाँ बड़ी स्पॉन्टेनियसली वो रिलीज हो जाए एनर्जी, यानी क्या होगा, प्लस करेंगे क्योंकि 2 से 1 में एटम आएंगे, 2 से 1 में एटम आएंगे, कितने एटम लेकर आएंगे, N2। समझ में आई बात। तो ये रेट हमने निकाल लिया। तो ये स्पॉन्टेनियस रिलैक्सेशन रेट फ्रॉम लेवल 2 से 1 में T21, ये रेडिएटिव भी और नॉन रेडिएटिव। यहाँ पे ना क्या होना चाहिए, नॉन रेडिएटिव होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये रेडिएटिव नहीं होना चाहिए, रेडिएटिव ट्रांजिशन यही होना चाहिए। ये होता है पर बहुत कम होता है, ठीक है। तो यदि मैं बात करूँ अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशंस, तो अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होगा, तीनों लेवल का मेरा dN1/dt सारा 0 के इक्वल होता है।
तो स्टेडी स्टेट कहने का मतलब है जितना आइटम आ रहा है, जितना जा रहा है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, तो कांस्टेंट है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखो यहाँ से इस इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, n1 का वैल्यू, इस इक्वेशन से क्या निकालेंगे, n2 का वैल्यू, इस इक्वेशन से क्या निकालेंगे, n3 का वैल्यू, और इस इक्वेशन से क्या निकालेंगे, n4 का वैल्यू। ध्यान से समझना मेरी पूरी बात। तो n4 का वैल्यू हम किसकी टर्म्स में निकालेंगे, n1, n3 का वैल्यू किसकी टर्म्स में निकालेंगे, n1, n2 का वैल्यू किसकी टर्म्स में निकालेंगे, n1, और n1 को dn1 dt को सोल्व करने की जरूरत नहीं, वो n1 की फॉर्म में रहेगा। समझ में आई बात। हम सिर्फ 3 इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे ना इनको, तो हमारा काम बन जाएगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि हम n4 को निकालेंगे n1 की टर्म्स में, n3 को निकालेंगे n1 की टर्म्स में, n2 को निकालेंगे n1 की टर्म्स में। मेरी बात ध्यान से समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे क्वेश्चन को कैसे करना है। तो पहले मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये तीनों हम निकाल लेंगे, ठीक है ना, n4 n1 की टर्म्स में, n3 भी n1 की टर्म्स में, n2 भी n1 की टर्म्स में। फिर हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स, किसकी टर्म्स में, n1 की टर्म्स में। बस ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स किसकी टर्म्स में निकालना है, n1, n2 भी n1 की टर्म्स में, n3 भी n1 की टर्म्स में, n4 भी n1 की टर्म्स में। ये 2 चीज़ें निकालनी है। उसके बाद हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी कैसे निकाल सकते हैं। अब एक बात देखो, यदि मुझे पॉपुलेशन डिफरेंस निकालना हो, है ना, तो मैं क्या करूँगा, n3 माइनस n2 कर दूंगा। तो देखो n3 माइनस n2 कर दूंगा, n1 की टर्म्स में आ जाएगा, और उसको मैं n से डिवाइड करूंगा तो n1 मेरा कट जाएगा। वो कैसे होगा मैं बताऊंगा अभी आपको। तो बस जो मैं अभी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, उस पर बस ध्यान रखो। ये अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने बताई है, इसको ध्यान रखना। यही मेन पूरा सारा है हमारी कैलकुलेशंस का, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट हो, जैसे मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आगे चलते हैं। अब देखो हम एक एक करके सोल्व करेंगे इक्वेशन को, ठीक है। तो मैं पहले n4 वैल्यू d4 dt स्टेडी स्टेट की कंडीशन में होता है, ठीक है ना। तो देखो dn4 बटे dt का वैल्यू ये होता है पूरा का पूरा, है ना। हमने ऊपर अभी मैंने इक्वेशन निकाली थी, इक्वल टू में क्या आ गया, 0। अब देखो ये तो वैल्यू मेरे पास क्या है, देखो n4 इधर भी है, n4 इधर भी, देखो उधर पॉजिटिव में चला जाएगा, ये T43 n4 पॉजिटिव हो गया, ये माइनस n4WP है, ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना, n4WP। कोई डाउट है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, WP n1, है ना, WP n1। अब देखो n4 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो मेरे पास क्या बचेगा, WP n1, और ये T43 और ये WP। कोई डाउट है, तो देखो n4 तो किसकी टर्म्स में आ गया, n1 की टर्म्स में आ गया। समझ में आई बात। अब एक बात इंपॉर्टेंट जो फिलहाल आपको मैं बता दूं, यहाँ ध्यान से गौर करने वाली बात है। देखो ये मेरे पास n1 n2 n3 n4 है ना, ये तो है। लेजिंग एक्शन किन दोनों के बीच में होता है, लेजिंग एक्शन इन दोनों के बीच में होता है ना, लेजर एक्शन। तो एटम ये मेटास्टेबल स्टेट है, तो एटम यहाँ एक्यूमुलेट होने चाहिए। एटम किससे, n1 से n4 में जाने के बाद तुरंत के तुरंत किस में आने चाहिए, n3 में आने चाहिए। तो समझ में आया मैंने क्या बात की। तो जो मेरे पास पंपिंग रेट है ना, पंपिंग रेट से ज़्यादा क्या होना चाहिए, वो रेट होना चाहिए जो 4 से 3 में एटम लेकर आएगा। मान लीजिए ऐसा हो जाए कि ये रेट मेरे पास क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, और ये रेट क्या हो, बहुत कम हो। तो ये बहुत कम रेट है n4 से n3 में, तो यहीं एक्यूमुलेट होते रहेंगे, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो ट्रांजिशन होगा ना 4 से 3 में, यानी 4 से 3 में ट्रांजिशन बहुत रैपिड होना चाहिए। जितना एटम ऊपर जाएगा ना, उससे रैपिड ट्रांजिशन यहाँ होना चाहिए, ताकि यहाँ एक्यूमुलेशन हो सके मेटास्टेबल स्टेट में, और लीजिंग एक्शन तभी तो होगा, तभी तो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट होगा। समझ में आई बात। तो इफ द रिलैक्सेशन फ्रॉम 4 to 3, अब ये मैं आपको डायग्राम में भी आपको बता देता हूँ कि ये बड़ा तेज़ी से होना चाहिए, है ना। T43 जो ट्रांजिशन है इस पर बहुत तेज़ी से होना चाहिए, किसके, WP, ये जो WP ट्रांजिशन है ना, WP से, ठीक है। समझ में आई बात। तभी तो यहाँ एक्यूमुलेट होंगे बहुत सारे एटम, मेटास्टेबल स्टेट बनेंगे। तो रिलैक्सेशन तो वो ये अप्रोक्सीमेशन हमारा होना चाहिए लेजरिंग एक्शन के लिए। अब एक बात ध्यान से देखो गौर से, आप क्या समझते हो उस चीज़ से। देखो तो ये मेरे पास n4 अपॉन में n1 इज इक्वल टू WP
डब्ल्यू पी प्लस के T43, ये भी तो यही तो है, ये N1 में नीचे लिख लिया है ना। अब N1 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में तो हमेशा ज़्यादा ही होते हैं, तो ये तो मेरे पास देखो ये तो दोनों में कॉमन ही है, तो N1 ज़्यादा क्यों आ रहा है, इसकी वजह से ज़्यादा आ रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो मेरे पास N4 की वैल्यू क्या, रेशियो से आप समझ सकते हो, तो N1 मेरा बहुत ज़्यादा होगा N4 से, ठीक है, क्योंकि N1 ये ज़्यादा ही होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एटम बहुत कम समय के लिए रुकेगा और सीधा ट्रांजिशन मारेगा कहाँ, 3 में, तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट ना के बराबर एटम होंगे ना N4 में, तो N4 जो है ना बहुत ही कम होगा एज कम्पेयर टू N1, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऑप्शन में 4 आपने देखा भी होगा CSR में पूछता है, ठीक है ना, ये मार्क करके दे देगा और पूछेगा कि कौन सा ट्रांजिशन कम है, कौन सा ट्रांजिशन ज़्यादा है। तो ये ट्रांजिशन रेट तो हमने बात कर लिया, ठीक है। तो देखो ये ज़्यादा होगा तो ये वाला जो टर्म है ना, तो कुछ ना के बराबर होगा, तो इसमें कुछ ऐड करेंगे तो पता नहीं चलेगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, टर्म को हटा देंगे, है ना, क्योंकि T43 ज़्यादा है, तो मेरे पास WP बचेगा और T43 बचेगा नीचे, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब बात करें मैं DN3 बटे में DT स्टेडी स्टेट। अब देखो DN3 बटे DT जब करेंगे तो DN3 बटे DT हमने ये निकाला था, समझ में आई बात, है ना, और इसको किसके इक्वल रख दिया, 0 के इक्वल रख दिया। अब इसको सोल्व करना है, N3 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, N3 की। देखो W1 अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, अब W1 माइनस N3 उसको उधर लेके जाओ, है ना, तो देखो ये N3 W1 पॉजिटिव बन गया, देखो माइनस N3 था ना उधर लेके गया, ये माइनस N3 है ना उधर लेके गया, तो N3 कॉमन ले लिया, T3 प्लस W1 बचा, मेरे पास सिर्फ ये टर्म बची है एक, T43 N4 और W1 N2 बचा है। देखो W1 N2 एज इट इज़ लिखा, T43 लिखा। अब यहाँ पे एक बात यदि नोट करो तो N4 की वैल्यू मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे N4 की वैल्यू पता है N1 के टर्म्स में, तो जैसे N4 की वैल्यू मैंने ये रख दी ऊपर से उठा के, WP T43 N1 ये रख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये N3 हो गया और ये एज इट इज़ लिखा, तो N3 का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि N2 का यदि मुझे वैल्यू लिखना है, N2 का तो पता ही नहीं क्योंकि अभी तक हमने सोल्व नहीं किया, तो उसको एज इट इज़ रखेंगे। समझ में आई बात मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, इसको W1 N2 प्लस, देखो इससे कट जाएगा ना, और ये मेरे पास क्या बचेगा, WP N1 ही तो बचेगा, और ये पूरी टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और ये T32 प्लस के W1, तो किसका वैल्यू आ जाएगा, N3 का। देखो N3 का वैल्यू आ गया, N1 की टर्म्स में आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो N2 आ रहा है, कोई बात नहीं, हम इस N2 को भी यहाँ से गायब करेंगे, ठीक है ना, अभी देखा आगे। अब देखो हम N2 के लिए निकाल लेंगे, किसके लिए निकालेंगे, N2 के लिए, तो DN2 बटे DT इज इक्वल टू 0 स्टेडी स्टेट, तो ये मेरे पास DN2 बटे DT था और ये इक्वल टू में 0 आ गया। समझ में आई बात, कोई डाउट है। अब देखो ध्यान से क्या करना है, देखो माइनस माइनस प्लस N3, W1 आ गया कॉमन, ठीक है, और T32 ये ले लिया क्योंकि N3 था इधर, इक्वल टू, अब मेरे को N2 निकालना है, तो N2 देखो माइनस W1 N2 है ना, उधर जाके पॉजिटिव हो गया, N2 यहाँ भी है माइनस T21 उधर जाके पॉजिटिव हो गया, तो मैं यहाँ पे ये N3 और N2 आ गया, तो रेशियो कितना आ गया, N2 अपॉन में N3, तो W1 प्लस T32 W1 प्लस T21। समझ में आई बात। अब एक बात नोट करने वाली है, अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ठीक है ना। आगे अब N2 और N3 के बीच में तो मेरे पास क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट होता है ना, किसके बीच में क्रिएट होता है, ये मेरे पास N1 है, N2 है, N3 है, N4 है, पॉपुलेशन इन्वर्जन इन दोनों के बीच ही तो क्रिएट होता है, कब, जब N3 का वैल्यू ज़्यादा होगा N2 से, तो N3 का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए N2 से, तब पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट होगा। तो W1 तो दोनों में डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो ज़्यादा N3 तो ज़्यादा होना चाहिए ना, टू ऑब्टेन पॉपुलेशन इन्वर्जन, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन होने के लिए T21 ज़्यादा होना चाहिए। समझ में आई बात, यानी यहाँ से यहाँ एटम फटाफट आने चाहिए। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, इसका जो लाइफ टाइम है ना बहुत कम होना चाहिए, फटाक से नीचे इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। समझ में आई बात। तो यानी मैं यदि बात कहूँ T21 जो है क्या होना चाहिए, ट्रांजिशन ज़्यादा होना चाहिए ना, ट्रांजिशन रेट्स T32 से। समझ में आया, ये तो 3 से 2 में आएगा तो लेज़र होगा, है ना, समझ में आई बात। अच्छा, तो लेकिन उससे भी ज़्यादा ये वाला ट्रांजिशन होना चाहिए फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन, तो यानी T32 से, यानी 32 से ज़्यादा होना चाहिए मेरे पास, तो यानी ये आ गया, ठीक है। तो मैं टाइम के रेस्पेक्ट में बात करूं तो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन रेट है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, तो टाइम के केस में मैं ऐसे लिखूंगा, ये समझ में आया, ये टाइम है टाउ।
अब एक बात तो वही तो है ना, देखो ये रेट ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा, यहाँ एटम टिक ही नहीं रहा है ना भाई। ये रेट क्या है, N2 से 1 में आ रहा है एटम, तो बड़ी तेज़ी से आ रहा है, तो यानी इसका लाइफ टाइम बहुत कम है। देखो लाइफ टाइम क्या बहुत कम है ना। तो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लाइफ टाइम ऑफ द स्टेट। तो देखो सिंबल भी बदल गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वही मैंने आपको बताया, द लाइफ टाइम ऑफ लेवल 2 मस्ट बी स्मॉलर देन डेट ऑफ लेवल 3 फॉर अटेनमेंट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन लेवल 3 एंड 3। या दूसरे शब्दों में कहें, ये तो देखो मैंने लाइफ टाइम के लिए बता दी, या दूसरे शब्दों में कहें स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल 2 टू लेवल 1, यानी ये ज़्यादा होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन दैट स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ डी एक्साइटेशन फ्रॉम 3 to 2। समझ में आई बात, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखो, अब हम तो वैल्यू निकालना है हमको, तो ठीक है ना। तो हम अब क्या करेंगे, N3 देखो, N3 का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। देखो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें N1 के टर्म्स में वैल्यू निकालनी है ना, तो हमको क्या करना चाहिए, सिंप्लीफाई करनी है। तो आप एक बात गौर से नोट करो, ये जो मेरे पास N3 है ना, ठीक है, N3 का वैल्यू है, यहाँ से मैं क्या कर पुट कर, N3 का वैल्यू कहाँ पे पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे पुट करूँगा या यहाँ पुट करूँ, नहीं मुझे N2 का वैल्यू पुट करना चाहिए। किसका वैल्यू पुट करना चाहिए, N2 का। या अब इस चीज़ को आप यहाँ ऐसे गौर से ध्यान से देखो, मैं इसको क्या लिखूँगा, N2 इज इक्वल टू W1 प्लस के T21, गौर से देखो T2, ये 32 है सॉरी, ठीक है ना, और ये N3 इधर आ गया, ये मेरे पास आ गया N3। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये N3 का वैल्यू है ना, उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, या आप एक काम करो N2 का वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, क्योंकि मेरे पास देखो N3 N2 है, N3 N2 है, दो इक्वेशन ही तो है, इसमें भी देखो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, और N1 के टर्म्स में आ जाएंगे, इन दोनों को एक दूसरे में सोल्व करके। ऐसे समझो जैसे इसमें भी XY है, इसमें भी XY है, और दोनों को सोल्व करके हम X और Y की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये भी N2 और N3 है, यहाँ भी N2 और N3 है, दोनों को सोल्व करके N1 के टर्म्स में हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये N3 इधर चला गया, ठीक है, तो मैं N3 का वैल्यू रख दूंगा इक्वेशन 2 से, इस इक्वेशन को मैंने उठा के रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो वही मैं आपको बताया, अब यदि गौर से देखो यहाँ हम N3 का वैल्यू रखेंगे, तो N3 का वैल्यू ये है ना पूरा का पूरा, तो देखो ये रहा, ये तो W1 प्लस T32, ये टर्म तो ये रही, ठीक है ना, समझ में आया। और ये N3 का वैल्यू उठा दिया। तो जब हम N3 का वैल्यू हमने रखा यहाँ पे, तो मेरे पास क्या होगा, ये इससे कट गया, न्यूमरेटर में ये बचा, डिनोमिनेटर में ये रहा। अब देखो यहाँ भी N2 यहाँ भी N2, तो इधर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो N2 और N1 ही तो बचा, आ गया ना N2 की वैल्यू N1 में, ठीक है। सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ गया, सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। ये मेरे पास कट भी जाते हैं यहाँ से। अब देखो ये तो हमने N2 तो निकाल लिया N1 की टर्म्स में, अब हमें N3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, N3, ठीक है। अब कैसे, अब देखो यहाँ पे N2 की वैल्यू रख देंगे, है ना, किसकी वैल्यू, N2 की, तो N3 की वैल्यू किसकी टर्म्स में आ जाएगी, N1 की। अब ये तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ N2 फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2। समझ में आई बात। तो देखो ये मेरे पास ये जो वैल्यू मैंने रखी है N2 की वैल्यू रखी है, क्योंकि मेरे पास N3 कितना दे रखा था, मेरे पास जो N3 था वो W1 N2 प्लस WP N1 और T21 प्लस के W1, यही तो मेरे पास N3 था। तो N2 का मैं यहाँ रख दूंगा, तो N2 ये मैंने निकाला है, तो देखो N2 का वैल्यू यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना। तो इसको मैं जब सोल्व करूँगा, W1 WP N1, N2 का वैल्यू रखा ना T21 प्लस WP N1, ठीक है, T21 प्लस के W1 आ जाएगा, कोई डाउट है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई मैं इसमें कर दूंगा, है ना। डिनोमिनेटर में मेरे पास फिर देखो क्या आएगा, डिनोमिनेटर में तो T21 प्लस के W1, कोई डाउट है, ठीक है, समझ में आई बात। तो लेट मी चेक फर्स्ट द वैल्यू ऑफ N3। तो N3 में देखो यहाँ पे 32 है ना लास्ट में, अब देखो तो यहाँ पे क्या आएगा, 32 आएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, तो उसको 32 कर लेना, ठीक है ना, ये 32 है। अब देखो तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, WP N1 और ये T21, ऊपर यही बचेगा W1 WP N1, है ना, और ये T21 नीचे आ जाएगा। समझ में आई बात। तो देखो ये क्रॉस मतलब ये सीधा LCM लिया और कुछ ज़्यादा टिपिकल मैंने क्या नहीं है, ठीक है ना। अब देखो W1 WP W1
WP_N1 WP_N1 कॉमन ले लेंगे, ये वाली दोनों टर्म तो कॉमन लेके लिख लिया। अब मेन काम हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है। अब मैंने क्या क्या निकाला, ध्यान से देखो, N3 निकाल लिया है ना, N2 निकाल लिया N1 के टर्म्स में। अब जैसे मैंने आपको बताया था हमको N1 के टर्म्स में निकालना है ताकि हमारी जो कैलकुलेशन हो वो क्या हो, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो। आप देखो कैसे, जब N3 निकाल लिया N2 निकाल लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि मैं पॉपुलेशन डिफरेंस बता सकूं, ठीक है ना। तो N3 में से N2 घटा दो, तो N3 में से N2 घटाएंगे, इस टर्म में से ये घटा देंगे, तो देखो ये घटा दिया, और दोनों में N1 कॉमन था तो मैंने दोनों में N1 कॉमन ले लिया। और क्या देखो, ये भी दोनों में टर्म कॉमन आ रही है ना, तो ये टर्म मैंने बाहर ले ली, N1 भी बाहर आ गया, तो देखो क्या बचा, ये टर्म भी तो बचा बस, है ना। WP_T21 कॉमन ले लिया, N1 भी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में अंदर क्या बचा, W1 प्लस के T21 T32 प्लस के W1 माइनस के 1 बचा, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो, तो जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लूँगा, तो देखो W1 से कटेगा तो मेरे पास ऊपर बचेगा क्या, यही तो बचेगा। यदि आप गौर से देखो, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा, तो मेरे पास ये टर्म आ गया। तो टोटल ये तो आ गया मेरे पास, ठीक है, समझ में आई बात इतनी। यदि आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, पॉपुलेशन इन्वर्जन होने के लिए ये टर्म ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि N3 देखो 2 1 ज़्यादा होना चाहिए ना T3 से, ताकि N3 ज़्यादा हो N2 से पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए। ये कंडीशन मैंने इसको सोल्व किए बिना ही आपको ऊपर बता दी थी, ध्यान से देखो, ये आपको बुक में आसानी से नहीं मिलेगी। देखो यहाँ ये N3 से ज़्यादा होना चाहिए, तो T21 ज़्यादा ही तो होना चाहिए 3 2 से, वही कंडीशन हम देखो यहाँ भी हमें पता चल गई, T21 ज़्यादा होना चाहिए T3 से। इतना ताम झाम करने के बाद भी बस आपको नज़र रखनी है बेसिक मैथमेटिक्स पर। अब देखो हमने क्या किया, N3 तो निकाल लिया, N3 माइनस N2 तो हमने निकाल लिया, पॉपुलेशन डिफरेंस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्या टोटल पॉपुलेशन, तो टोटल पॉपुलेशन सम कर देंगे, ठीक है। और एक और कंडीशन मैंने आपको बताई थी, N4 बहुत ही कम हो है किसके कंपैरिजन में, N1 के कंपैरिजन में, तो N1 N4 मेरे पास क्या हो जाएगा, 0। ध्यान हो, यदि आपको ध्यान से सुन रहे होंगे तो मैंने बताया था N1 से जब एटम ये जो ट्रांजिशन है ना इतना फास्ट होता है, वो सॉरी यहाँ से ट्रांजिशन इतना फास्ट होता है कि यहाँ ऑलमोस्ट कोई एटम बचता नहीं है, समझ में आई बात। यानी ये 4 से 3 में, यानी T32 बहुत ज़्यादा होता है पंपिंग रेट से, ये मैंने आपको बताया था। इसलिए जो N4 होता है वो बहुत कम होता है N1 के कंपैरिजन में, तो हम उसको क्या ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट मान लिए, 0 के इक्वल माना। देखो N1 का वैल्यू लिखा, N2 का वैल्यू लिखा N1 के फॉर्म में जो हमने निकाला, N3 का वैल्यू भी निकाल के हमने लिख दिया N1 की फॉर्म में जो हमने निकाला है, समझ में आई बात। देखो N1 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 कॉमन लेके लिख लिया, तो ये मेरे पास आ गया, समझ में आए। अब देखो अंडर अप्रोक्सीमेशन, अब ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी, ये होना चाहिए जैसा भी यहाँ पे बताया। तो 4 से मैं इसको दोबारा आपको हो सकता है कुछ बच्चे ध्यान ना दे रहे हो, तो गौर से इसको देखो, मैं तेज़ी से बता देता हूँ, ठीक है ना। ये N4 हो गया, N3 हो गया, N2 हो गया, N1 हो गया। मैंने बताया था ये रेट ये मेरे पास बहुत तेज़ी से होना चाहिए, 4 3 ज़्यादा होना चाहिए WP, समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, और मैंने ये बताया था यहाँ पे समय लेगा, मेटास्टेबल स्टेट है ना, तो ये तेज़ी से नहीं होता, 3 से 2 तेज़ी से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एटम एक्यूमुलेट होंगे तभी तो लीजिंग एक्शन होगा। कौन सा तेज़ी से होना चाहिए, 2 से 1 में, ताकि यहाँ से जो एटम जा रहे हैं वो यहाँ आ सके, फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो सके। यानी T21 भी ज़्यादा होना चाहिए T32 से, समझ में आए। ये हो गया, तो मैं अंडर अप्रोक्सीमेशन ये ज़्यादा लेके चल रहा हूँ, ये भी अप्रोक्सीमेशन मैंने अप्लाई की। दूसरा W1 थ्रेशोल्ड या बिलो थ्रेशोल्ड की यदि मैं बात करूँ, यानी लीजिंग एक्शन जस्ट जब स्टार्ट हो, ये स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन है ना इन दोनों के बीच में, यानी W1 क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, यानी लीजिंग एक्शन इज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट, है ना, एट थ्रेशोल्ड और बिलो थ्रेशोल्ड, तो मेरे पास ये क्या हो गया, 0। स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन बिटवीन दीज क्या हो गया, 0। तो इन कंडीशन के इन 1 2 3 4 अप्रोक्सीमेशन मैंने लगाया। इन 4 अप्रोक्सीमेशन में देखो मेरे से क्या क्या मिलता है, गौर से देखना। अब मुझे इन 4 अप्रोक्सीमेशन में ना ये दोनों इक्वेशन मुझे निकालना है, N3 माइनस N2 भी निकालना है और N1 भी निकालना है, ठीक है। तो देखो N3 माइनस के N2 क्या आता है, WP लिखा, T21 ज़्यादा होना चाहिए T21 लिखा,
किससे ज़्यादा होना चाहिए 3 2 से, तो ये तो ऑलमोस्ट 0 के इक्वल हो गया। ऊपर क्या बचा n1 बचा, समझ में आई बात। ये क्या लिखा हुआ है T21 लिखा हुआ है। अब देखो और क्या ज़्यादा, देखो ये W1 ऑलमोस्ट गोइंग टू 0 तो 0, तो T32 बचा, नीचे क्या बचा T32, ये दोनों कट गया। तो N3 माइनस N2 क्या किसके अप्रोक्सीमेट आया WP N1 और T32, समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा अब बात करें N1 की, तो देखो W1 गोइंग टू बी 0, ये भी गोइंग टू बी 0, तो मेरे पास देखो ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस WP T21 प्लस WP T21। अब देखो ऊपर T21 बचा और नीचे क्या बचा T32 बचा, और ये दोनों आपस में कट गए। तो मेरे पास क्या बचा ब्रैकेट में 1 प्लस WP T21 प्लस WP T32, ये तो बचा, ठीक है। अब आप गौर से देखो WP यदि मैं कॉमन ले लूँ तो मैं एलसीएम लेके इसको T32 प्लस T21 और नीचे T21 T32 तो लिखूंगा। ये मेरे पास ज़्यादा होना चाहिए, ये बहुत कम, तो ये काट दूंगा, तो ऊपर मेरे पास सिर्फ T21 बचा, नीचे T21 से ये कट गया, तो मेरे पास 1 प्लस के क्या बचा WP T32 बचा, और बाहर मेरे पास N1 था, समझ में आई बात। तो देखो ये मेरे पास कंडीशन आ गया अंडर दीज अप्रोक्सीमेशन। अब इन दोनों को मेरे को क्या करना है डिवाइड करना है, तो N3 माइनस N2 अपॉन में N, तो N1 से N1 कट गया। अब पता चला मैं क्यों बोल रहा था N1 की टर्म्स में हमें निकालना है, तो ये N1 से N1 मैंने काट दिया। दोनों को जब सोल्व करेंगे तो देखो ऊपर तो क्या लिखा हुआ है W ये लिखा हुआ है, और नीचे 1 प्लस WP T32, एलसीएम ले लेंगे ना, तो नीचे T32 WP बचेगा, WT से कट जाएगा, है ना, एलसीएम लेने के बाद नीचे आएगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो मेरे पास ये बचेगा और सिर्फ ये बचेगा, तो ये मेरे पास कंडीशन आ गई। अब बात ध्यान देने वाली ये भी है, थ्रेशोल्ड की कंडीशन हम जैसे देखो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन तो हमेशा ज़्यादा होगा ही, है ना। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया भी था, मान लो यहाँ पे 10 एटम है, मेरे पास 3 ऊपर गए, ये रेट बहुत तेजी से होता है, तो यहाँ पर आ गए 2 आ गए सपोज, एज्यूम करो, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच का पॉपुलेशन डिफरेंस क्रिएट होगा, तो इन दोनों स्टेट के बीच में कितने एटम है 2, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने मेरे पास 10, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गए ना, ठीक है ना। तो समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूँ। और हमने ये भी एज्यूम किया था T32 ज़्यादा होना चाहिए किसे WP से, तभी तो ये कंडीशन आती है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड पंप रेट हम कितना टू रिक्वायर्ड टू स्टार्ट लेजर एक्शन, तो क्या ये ज़्यादा होना चाहिए ना, मैं यहीं इसको लगा देता, किससे ज़्यादा होना चाहिए इससे, तो डेल N बटे में N अप्रोक्सीमेटली, ये मुझे यहीं कर देना चाहिए था, है ना। तो एक स्टेप फालतू हो गया, चलो कोई नहीं, T32 समझ में आया, ये आ गया। कोई डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आई बात। अब देखो आगे, तो हमारे पास देखो क्या आया, मैं इसको फिर से यहाँ लिखता हूँ डेल N अपॉन में N थ्रेशोल्ड अप्रोक्सीमेटली WP, और ये कितना है T32, इसको मैं इस साइड लेके जाऊँगा तो ये मेरे पास T32 आ जाएगा ना, है ना। तो WP कितना आएगा मेरे पास, WP आ गया थ्रेशोल्ड डेल N अपॉन में N, और ये T32 यही तो आया, और T32 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके टाइम के, टाइम स्पॉन्टेनियस, तो ये स्मॉल t लिख लो यहाँ, समझ में आया, ठीक है। ये मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ध्यान से देखो, ये आ गया। कोई डाउट है? तो ये मेरे पास पंपिंग रेट आया है, यदि मुझे पावर निकालनी है तो उसमें एनर्जी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, देखो HμP, तो द थ्रेशोल्ड पंप पावर रिक्वायर्ड पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द लीजिंग एक्शन, तो लीजिंग एक्शन के लिए देखो इतना एनर्जी, इतना एटम हम पुश कर रहे हैं अपवर्ड, WPT N1 एटम पुश, इतना रेट है ना पंपिंग, और ये Hμ एनर्जी होगी एक पंपिंग की, समझ में आई बात। अच्छा अब देखो HμP क्या है, E4 माइनस के E1 है, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अच्छा अब देखो N1 अप्रोक्सीमेटली N के इक्वल मैंने लिखा है, और ये मेरा Hμ है, कब N2 N3 N4 आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर्ड टू N1, तो जो N2 N3 N4 है वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि टोटल आइटम्स तो N1 में हो गए ना मेरे पास ग्राउंड स्टेट में। और ये अप्रोक्सीमेशन आप देखो जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, यदि हमें ना क्या दे रखा हो, हमें N1 का वैल्यू दे बहुत अच्छी बात है, तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। यदि N1 का वैल्यू हमें ना दे तो हम एज्यूम करेंगे क्या, जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमें दे रखा होगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये हम वैन
N2, N3, N4 आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू N1। समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट में ही ज़्यादा होते हैं। अब देखो जैसे मैं यहाँ आपको 3 ऊपर लेके गया, 2 यहाँ के, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो गया। तो N2 में कितना है, लगभग 0 है। N3 में कितना है, 2 है। यहाँ 2 आगे थे, यहाँ 1 बचा था N4 में, है ना। तो N1 में अब भी देखो कितना ज़्यादा है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।